आखिरकार वक्फ पर भटक गया विपक्ष। चर्चा करनी थी वक्फ संशोधन बिल पर, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता, जिनमें अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चर्चा कर ली। आखिरकार जिसे लेकर पूरा विपक्ष महीनों से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, वो पूरा विपक्ष जो मुद्दाहीन था, आज जब संसद में वक्फ संशोधन बिल पर 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया, जिसमें 4 घंटे विपक्ष को दिए गए, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा न कर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सवाल पूछने पर ज्यादा तवज्जो दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे पर क्या हुआ, यह अखिलेश यादव को ज्यादा चिंता थी। आखिर वही हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है, विपक्ष ये कहता रहा कि वक्फ संवैधानिक नहीं है, वक्फ से अल्पसंख्यकों की जो जकात की संपत्ति है, जो दान की संपत्ति है, वो छीन ली जाएगी। और इन तमाम बातों को लेकर बिल को जेपीसी में भी भेजा गया। जेपीसी के बाद आज जब संसद में इस बिल को पेश किया गया, तो उम्मीद की जा रही थी कि जो विपक्ष है वो वाकई में कोई सारगर्भित मुद्दे रखेगा, वो वाकई में कोई तथ्य रखेगा। लेकिन वही हुआ, एक बार फिर से विपक्ष मुद्दाहीन नजर आया और अपने रास्ते से भटक गया। नहीं, रास्ते से भटकना तो स्वाभाविक है जब आप बीजेपी के अंदर चल रही गतिविधियों पर ज़्यादा नज़र रखेंगे। आपका जो मुद्दा होना था, जिस बात के लिए आपको समय दिया गया था, उसकी प्रस्तावना रखना था, उसकी शुरुआत करनी थी। लेकिन हम ज़्यादा इंटरेस्ट ये ले रहे हैं कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा। आरएसएस का जो दौरा और प्रधानमंत्री की बातचीत, ये तमाम चीज़ें, कहाँ पर आरएसएस की गतिविधियाँ हो रही हैं, आरएसएस कहाँ दौरा कर रहा है, प्रधानमंत्री कहाँ पर जा रहे हैं, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत अखिलेश यादव ने की। जबकि मुद्दा ये होना था कि संशोधन बिल है, इसमें क्या बातें हम रख सकते हैं। तो हमारी जो चर्चा का मुख्य विषय होना चाहिए, जिसके लिए हम ज़मीन पर लड़ते हैं, कहीं ना कहीं जो वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश जब की जाती है, तो सदैव अल्पसंख्यक वोट बैंक पर अखिलेश यादव की या कांग्रेस की नज़र रहती है। लेकिन जब विपक्ष के पास मुद्दा मिलता है कि इस पर अपनी बात रखनी है, तो हम अलग चले जाते हैं और तर्क भी अलग अलग दिए जाते हैं। अब आप सोचिए कि हम सांसद हैं और सांसद होने के बाद हमको सेंट्रलाइज होकर वक्फ बिल बोर्ड पर चर्चा करनी थी, संशोधन बिल पर। हम उत्तर प्रदेश वापस पहुंच जाते हैं और हम योगी आदित्यनाथ की चर्चा करने लगते हैं। हम ये बताने लगते हैं कि महाकुंभ से लोगों को रोजगार नहीं मिला। हम ये बताने लगते हैं कि इकोनॉमी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई। और हम कंपेयर करते हैं कि वक्फ बिल बोर्ड की जो अंतर्गत जो संपत्तियाँ रहती हैं, उसका उपयोग धार्मिक कारणों से होता है और धार्मिक कारणों की हमें गिनती नहीं करना चाहिए। एक अलग सी बात है। भाई ये बताइए क्यों ना गिनती की जाए। मैं एक सवाल उठता हूँ, कोई भी संपत्ति है, संपत्ति पे आप किसी भी संस्थान का सृजन करेंगे, इंस्टीट्यूट को चलाएंगे, एक शिक्षा संस्थान को आप चला रहे हैं, वो शिक्षा संस्थान में क्या रोजगार नहीं मिलता? क्या शिक्षक कार्य नहीं करेंगे? क्या उससे डेवलपमेंट नहीं होगा? क्या उससे बेरोजगारी नहीं हटेगी? तमाम चीज़ें यहाँ पर सामने आएगी। लेकिन जब विपक्ष को हमला बोलना होता है, तो अलग तरीके से ही वो बात रखते हैं और भटक जाते हैं। तो यही तस्वीर निकल कर सामने आई कि इंटरेस्ट क्या है आपका। इंटरेस्ट तो आपका वही है कि बाबा जी कैसे यूपी से अलग हो जाएं और केंद्र से कैसे मोदी सरकार अलग हो जाए। और उनका मेन जो रहस्य है वो है अल्पसंख्यक वोट बैंक, जिसके लिए लगातार जद्दोजहद अखिलेश यादव करते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो साथ भी देता है। लेकिन तस्वीर ये भी निकल कर सामने आती है कि जब वक्फ बिल बोर्ड पे चर्चा हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं, तो संसद के बाहर जो महिलाएं हैं, अन्य वर्ग, इसी वर्ग से जुड़े हुए अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इस बिल का समर्थन करते हैं। तो इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए थी कि आखिर इस बिल में अच्छा क्या है। अगर अच्छा नहीं होता तो ये मुस्लिम जो बाहुल्य लोग हैं वो चर्चा क्यों कर रहे हैं और इस पर समर्थन क्यों कर रहे हैं? आखिर कुछ तो बेहतर है। आखिर क्यों? भाई हम संपत्तियों में विवाद की वजह करते हैं, तो आसपास में अगर संपत्तियों का, और मेन एक वर्ग के, एक ऐसे वर्ग को, जैसे गरीबों को ये संपत्ति नहीं दी जा रही है, एक अमीर वर्ग है, उससे जुड़े लोग हैं, बिल बोर्ड से जुड़े लोग हैं, उनको लाभ दे दिया गया, तो क्यों ना हो। तो राजनीति में जो चर्चा होनी चाहिए, जो बात होना चाहिए, चर्चा ना करके बस हम घूम फिर के कहाँ चले जाते हैं? आरएसएस, मोदी,
योगी। देखिए देखिए किसी भी बिल को जब संसद की पटल पर रखा जाता है, अभी बिल पारित होने से पहले तमाम सांसद चर्चा करते हैं। ये तमाम वो सांसद होते हैं जो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से, जिन्हें जनता चुनकर भेजती है। और किसी भी बिल को लाए जाने का, उस पर चर्चा का जो मकसद होता है, जो अभिप्राय होता है, वो ये होता है कि आप बिल की खूबियों पर, बिल की खामियों पर चर्चा कीजिए। क्यों ये बिल लाया गया है, इस बिल के आने से क्या बेहतरी होगी, क्या नुकसान होगा, और इनको सारगर्भित और तथ्यों के साथ चर्चा पर लाइए। ये होता है किसी भी बिल को संसद पटल पे लाकर चर्चा करने का एक जो सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन अगर आप अखिलेश यादव की बात देखें, हमने तो और तमाम विपक्षी सांसदों को भी सुना, अखिलेश यादव उस तथ्य पर चर्चा करते हुए नहीं नजर आए जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है। क्यों अखिलेश यादव ये बात नहीं कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा संशोधन इस बिल में किया गया है, जो वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में दिया गया है कि कभी भी आप जब वक्फ किसी संपत्ति पर अपना दावा करता है तो उसके खिलाफ आप सिर्फ वक्फ के ट्रिब्यूनल पर जा सकते हैं। आप सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट या किसी भी अदालत में आप नहीं जा सकते हैं। ये इस संशोधन में जो वक्फ संशोधन एक्ट आया है, इस पर यह प्रावधान खत्म किया गया है। अब अगर आप वक्फ किसी संपत्ति पर दावा करता है तो आप उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल भी जा सकते हैं अगर आपको जाना है। और अगर आपको लगता है कि ट्रिब्यूनल विश्वास पात्र नहीं है, वहां आपकी नहीं सुनी जाएगी, तो आप सिविल कोर्ट जाइए। उसमें उनका तर्क रहता है कि केस लंबा चला जाएगा। उनका कहना है कि ट्रिब्यूनल पे ही निपट जाए सब कुछ, अपील ना हो। उनका तो ये भी कहना है कि महिलाएं भी उसमें शामिल ना हो। उनका तो ये कहना है कि जो अन्य धर्म से 2 लोगों को शामिल किया जा रहा है वो भी शामिल ना हो। क्या दिक्कत है आपको? देखिए, एक शब्द होता है निरंकुशता। जब आप निरंकुश किसी को बनाने की कोशिश करते हैं तो ये वक्फ बोर्ड के साथ हुआ। यूपीए के शासन ने, यूपीए की सरकार ने वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं निरंकुश बना दिया कि आपके खिलाफ तो कैसे भी जाया नहीं जा सकता है। तो अखिलेश यादव या विपक्षी दलों को आज इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। उन्हें वक्त दिया गया था। देखिए, पहले तो 12 घंटे वक्त की मांग कर रहे थे, अब जब 8 घंटे का वक्त दिया गया है तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि अखिलेश यादव जैसे नेता 8 घंटों में भी वो जो वक्त दिया गया उस पर भी वक्फ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अखिलेश के अगर आप मुद्दों को देखेंगे तो अखिलेश ने क्या चर्चा की? अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि भाजपा अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि हमारी जो पार्टी है उसमें 12 से 13 करोड़ सदस्य होते हैं, रायशुमारी होती है, लोगों से पूछा जाता है, एक पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व है उस तक सलाह ली जाती है और तमाम संगठन के लोग मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव, आपकी पार्टी में आप अगले 25 सालों तक अध्यक्ष रहेंगे क्योंकि 5 परिवार के लोग मिलकर आपके अध्यक्ष को चुनते हैं। और देखिए, इस बारे में कोई दो राय भी नहीं है जो अमित शाह ने कहा। अगर आप इस बात की असलियत को जानेंगे, इस बात की तहकीकात पर जाएंगे तो साल 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और मुलायम सिंह यादव इसके अध्यक्ष बने। इसके बाद 2017 तक मुलायम सिंह यादव ही एकमात्र नेता थे जो इस पार्टी के अध्यक्ष रहे। और 17 में मुलायम सिंह यादव को कैसे पार्टी के अध्यक्ष के पद से हटाया गया है, अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि कैसे उन्होंने तख्त पलट किया था, अपने ही पिता को धोखा दिया था। ये बात तो खुद पार्टी के लोग कहते हैं। अगर शिवपाल यादव की बात की जाए तो इसी के बाद तो विवाद हुआ था और 2017 से तब से अखिलेश यादव अध्यक्ष के पद पर बने। तो आप देखिए, एक बड़ा परिवार है, मैं ये कह रहा हूँ एक बड़ा परिवार है और एक बड़े परिवार में जो लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो किसमें करेंगे? अब चाचा भतीजे की ठनी क्यों है, आप ये बताइए ना। आप देखिए ना, अगर 33 साल की पार्टी का इतिहास होता है और 2 अध्यक्ष निकल कर आते हैं तो अखिलेश यादव जी, आपको भाजपा के अध्यक्ष का नहीं देखना चाहिए। आप तो ये बताइए कि आपकी पार्टी में आज तक आपके पिता और पुत्र के अलावा क्या कोई दूसरा सक्षम नहीं है? आज आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल हैं। आप देश में भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरे सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में लोकसभा में बैठे हैं। तो क्या आपकी पार्टी के पास आपके इतने कार्यकर्ता नहीं है कि कभी किसी और के हाथों में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई हो? और आप कह रहे हैं कि चलिए देखते हैं कि वक्फ संशोधन बिल में जो महिलाओं को, 2 महिलाओं को जगह दी जा रही है, तो इसके बाद देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा 2027 में तो भाजपा कितनी महिलाओं को जगह देगी। तो अखिलेश जी, आप ये बता दीजिए कि आपने कितनी महिलाओं को जगह दी और आपने कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं के नाम आगे किए। तो देखिए, ये राजनीतिक बातों के लिए संसद नहीं होती और लोकतंत्र नहीं है। इनका कहना है कि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं होता तो रायशुमारी होती। अगर लोकतंत्र है तभी तो रायशुमारी की जा रही है अध्यक्ष के लिए और तभी तो डिले हो रहा है। यहाँ परामर्श होता है, किसी प्रकार की परिचर्चा की बात नहीं है कि यहाँ पर बिना परिचर्चा किए हम आगे बढ़ जाएं या एक सर्वसम्मति से। देखिए, अध्यक्ष बनना न बनना एक अलग बात है, लेकिन सभी के मन को जीतकर संगठन में मजबूती तभी आती है जब हम मन को जीतते हैं। ऐसे थोड़ी कि अडवाणी जी लगातार लंबे समय तक चले आए हैं, अध्यक्ष बने हैं तो उन्होंने कार्यक्षमता का परिचय दिया है। जो कार्यक्षमता का परिचय देता है उसको अध्यक्ष चुना जाता है और जिससे स्टेट जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो स्टेट में जो अध्यक्ष होते हैं, उनसे भी समन्वय होता है। तो बात सिर्फ इसकी नहीं है कि अध्यक्ष
कौन बनेगा क्या नहीं बनेगा, बात यह है मुद्दे की है। अब आप यूपीए सरकार के वक्त में लाए हुए बिल के बारे में बचाव कर रहे हैं, आप उसको ही सही मानते हैं। देखिए, आज भाई संशोधन स्वाभाविक है, किसी चीज में संशोधन स्वाभाविक है। मैं मानता हूं, मैं एक आर्टिकल लिखता हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं आर्टिकल लिखता हूं, आर्टिकल लिखने के बाद मैं उसको पढ़ता हूं, ठीक है। पढ़ने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे लगता है कि ये चीज चेंज करना चाहिए, तथ्य को बदलना चाहिए, तो मैं उसमें क्या करता हूं, संशोधन करता हूं। तो देखिए, संशोधन एक प्रक्रिया होती है। अगर कोई चीज छूट गई है, कोई बेहतर करना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति करना चाहिए और ये कह देना चाहिए कि बीजेपी तो अपने ही मुद्दों पर भटकी है। उनका ये कहना है कि बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, तो इस पे अमेंडमेंट क्या ला पाएगी और अमेंडमेंट पे क्या सोचेगी। मतलब उनका ये कहना है कि अल्पसंख्यक के लिए बीजेपी कुछ सोच ही नहीं सकती है, उनका ये कहना है, इसलिए वो मनमर्जी। और उनका ये कहना है कि ध्रुवीकरण किया जाएगा, उनका ये कहना है कि सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, उनका ये कहना चाहिए इसके जरिए एक दबाव जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उस पर बीजेपी लाना चाहती है। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव ने आज जिस लिहाज से अपनी राजनीतिक अक्षमता का परिचय दिया है, कहीं ना कहीं उनने वो तस्वीर दिखा दी जो लोकसभा 2024 के नतीजों के बाद जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी संसद में नजर आ रही थी, तो लोगों ने इस पर गंभीरता से सवाल किया था कि संसद में आने वाले दिन क्या होंगे। आज बड़ा ये दुख का विषय है कि अखिलेश यादव जैसे नेता, जिन्हें ओबीसी का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नेता माना जाता है आज की डेट में, मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल से ही समाजवादी पार्टी को ओबीसी के वर्ग का एक बड़ा संरक्षक माना जाता था, और आज अल्पसंख्यकों का एक बड़ा तबका अखिलेश यादव की पार्टी को वोट देता है और उन्हें अपना संरक्षक मानता है। आज जब वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होनी थी, जब अखिलेश यादव को अल्पसंख्यकों को भी बताना चाहिए था कि कैसे जो वक्फ संशोधन बिल आया है ये उनके लिए जरूरी है, कैसे उनके दान, उनका जो दान मिलता है, जो इस्लाम को श्रद्धा भाव से देखने वाले लोग वक्फ पर संपत्ति दान करते हैं, कैसे उसके लिए जो इस्तेमाल होना था। एक नेता जो होते हैं, एक जो वक्फ बोर्ड के नेता होते हैं, उनके लिए वोट लाने का काम करते हैं, तो उनके बिल पर ऐसे कैसे सीधा प्रहार कर दिया जाएगा, क्यों संशोधन किया जाएगा। ठीक, अल्पसंख्यकों में आप भी मानते हैं कि किस तरह से महिलाएं दबी कुचली थी, आपको नहीं पता क्या? 3 तलाक लाया तो किस तरह से मोदी सरकार की प्रशंसा हुई थी। तो सभी जगह मत वहां पर सही नहीं है। तो ये जो टकराव है, इस टकराव को कोई खत्म नहीं करना चाहता, इस टकराव को बढ़ाना चाहता, और इसी के चक्कर में वोट बैंक हासिल करने की पूरी कोशिश की जाती है कि विवाद ना हो। तो मुझे ये लगता है कि ये मुद्दा जो है पूरी भटकाव की कोशिश है, और ये भी लगता है कि हमारे पास तो बहुमत है नहीं, न लोकसभा में राज्यसभा में, तो हम तो पारित इसका वो गिरा नहीं सकते इस बिल को। तो स्वाभाविक है कि जो बोलना है पुराने बिल पे ही कायम रहो। ये मैं राजनीति उनकी समझ पा रहा हूं कि वो इस दिशा पे जा रहे हैं, क्योंकि ताकत तो वो कुछ वहां पर दिखा नहीं सकते फिलहाल। तो बिल तो पास होगा, और लेकिन ये राजनीति जिस तरह से निकल कर सामने आई है, भटकाने की जो राजनीति आई है, और निशाना जो पूरी तरह से वो बीजेपी पे ही रहेगा। देखिए, मैं तो कहूंगा कि आज संसद में विपक्ष की पूरी तरह से पोल खुल गई। वो विपक्ष जो एक साल से लगातार 2024 अगस्त के महीने से ये कहता आ रहा था कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए इस्लाम धर्म में हस्तक्षेप किया जाएगा, वक्फ की संपत्ति को सरकार छीन लेगी, आज संसद में जब उन तथ्यों को रखने की बारी आई, जो बातें विपक्ष एक साल से कहता आ रहा था, तो विपक्ष के पूरे हाथ खाली नजर आए। न अखिलेश के हाथों में कुछ नजर आया, न कल्याण बनर्जी के हाथों में कुछ नजर आया, और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का दौरा, और उत्तर प्रदेश में क्यों अब इफ्तार पार्टी में भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं जाते, उप मुख्यमंत्री नहीं जाते, इन तमाम तथ्यों पर अखिलेश यादव ने जो राजनीतिक चर्चा की है, उससे अखिलेश यादव की अब कहीं ना कहीं सियासी अक्षमता पर भी सवाल खड़ा हो गया। और यह भी तय हो गया कि वक्फ संशोधन बिल जो ऐतिहासिक बिल लाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, देश भर में मुस्लिम समाज के द्वारा भी, समुदाय के द्वारा भी इसका समर्थन किया जा रहा है। भोपाल हो, इंदौर हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कई जगह से ऐसी तस्वीरें निकली आ रही हैं जहां पर जश्न मनाया जा रहा है, और ये जश्न अब कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को मिर्ची लगा रहा है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ